द रेड शर्ट मानवा के पार्ट 10 में तुम सभी का स्वागत है होमी। जानता हूँ पहले मुझे डेविल रिटर्न टू हाई स्कूल का पार्ट 9 लेकर आना था। देखो थोड़ा काम में बिजी था इसलिए नहीं ला पाया, समझा करो। बट टेंशन न लो, अब सीधे 1 घंटे का पार्ट आएगा उसका। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक बात बोल दूं, लाइक करो या ना करो, बट लाइक के नीचे तुम्हें एक हाइप का ऑप्शन दिख रहा होगा, मैं तुम्हें बता देता हूँ इस तरह का, उस पर क्लिक करे बिना मत जाना। बिकॉज लाइक से तुम्हारे भाई का फायदा नहीं होने वाला, आई मीन उससे भी होगा, बट हाइप से तुम्हारा भाई वहां पहुंच जाएगा जहां पर तुम लोग उसको पहुंचते हुए देखना चाहते हो। सो प्लीज, अगर तुम वाकई में अपने भाई का भला होते हुए देखना चाहते हो तो प्लीज हाइप का ऑप्शन क्लिक कर देना। तो अब चलो चलकर मानवा स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फाइनली इवान ने काउंसिल को मना लिया था, बिकॉज वो जो काउंसिल के बीनासोर, बल्बरसोर और ब्लास्टोइस थे उनकी फट गई थी वोर सुनकर, और उन्होंने अपने हाथ सीधा कोरिया से दूर हटा ली कि भाई हम नहीं है इन सबके अंदर। जिसका रिजल्ट क्या निकला, डेड फेस ने जाकर इन्फोर्सर्स को भूनना शुरू कर दिया। और तो कहानी में आगे चलकर एक ट्विस्ट भी आया, और वो ट्विस्ट ये था कि जिन बंदों की एक टाइम पर बहुत ही ब्रूटली मौत हुई थी वो बंदे जिंदा निकल कर आ गए, द ट्रिपल। और तो वो लोग जिंदा कैसे बचे उसको जानने के लिए तुम्हें लास्ट पार्ट ही देखना पड़ेगा, मैं नहीं बताने वाला। खैर, तो इस टाइम पर वो लोग सियोक की टीम में आ चुके हैं और अब ये लोग जा रहे हैं नेविली फैमिली को खत्म करने के लिए ब्लैक गोल्ड सोसाइटी से हेल्प मांगने के लिए। जहाँ पर अभी हम देखते हैं रास्ते में चलते हुए सियोक इन लोगों की ट्रेनिंग करवा रहा होता है अपने द ट्रिपल्स की। उन बेचारों की हालत खराब हुई पड़ी है कि भाई हम तो ब्लैक गोल्ड सोसाइटी जा रहे थे, ये सब क्या कर रहा है तू, और तो हम पहले से इंजर्ड भी हैं। और इस पर नंबर 1 भी एग्री करता है। वो अभी सियोक से बोल रहा होता, भाई तूने बोला था ये वार्म अप है, बट वार्म अप जैसा लग तो नहीं रहा है। जिसने कहा नंबर 2 और नंबर 3 उसके ऊपर बोलने लगता है, हाँ भाई बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। और भले एक बात बता, उईचान भी तो यहाँ पर है, तो हमें ये सब क्यों करना पड़ रहा है। भाई इन बेचारों को ये सब सजा लग रही है और वहीं से उसे बड़ा मजा आ रहा है इन सब में। बट खैर फाइनली सियोक का वार्म अप हो गया होता है और अब ये लोग रेडी हैं जानने के लिए। एंड अभी हम उईचान के मन की तरह थोड़ा सुनते हैं कि वो बंदा काफी ज्यादा शॉक्ड है ये देखकर कि सियोक को ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया पहले के मुकाबले में। उसे लग रहा होता है कि पहले जो उसकी और सियोक की फाइट हुई थी उसके अंदर सियोक ने अपना फुल पोटेंशियल दिखाया ही नहीं था उसको। बट मुझे ऐसा नहीं लगता, बिकॉज सियोक उस टाइम पर फुल पोटेंशियल में ही लड़ा था और इस टाइम पर वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है बिकॉज वो हाउंड डॉग से लड़ चुका है, जहाँ पर उसको काफी कुछ सीखने को भी मिला है। सो या सियोक पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। अभी उईचान सियोक से आकर बोलता है कि भाई मैंने देखा था कि तेरा इलाज चल रहा था, जिसका मतलब तू भी काफी इंजर्ड होगा। वेल या सियोक इंजर्ड है, बट उसने स्टेसिस लगवा लेंगे अपने जख्मों पर और कई सारी पेन किलर्स भी खा लेंगे, और यही रीजन है कि वो इस टाइम पर काफी हेल्दी लग रहा है। बट ये बात सियोक उईचान को नहीं बताता है बिकॉज पेन किलर खाने से कोई हिल नहीं हो जाता है। अभी के लिए सियोक बस उससे यही बोलता कि भाई मैं ठीक हूँ, अब सब कुछ डिफरेंट होगा। जब सुनने के उईचान भी लाइक, भाई ये बंदा ना बहुत ही अलग लेवल पे, अगर ये अपनी फुल स्ट्रेंथ पे इवान से लड़ता है तो मे भी ये उसे भी हरा दे। बट हम ऐसा नहीं सोच सकते, हम अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकते अभी, बिकॉज वो लोग नेविली फैमिली की एक एलाइट टीम है और साथ ही वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट भी, तो वो लोग भी कुछ कम नहीं है। ये क्या बोल रहा है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट? क्या ये नेविली फैमिली की बात कर रहा है या फिर कोई और है? खैर क्या है वो तो अभी मुझे नहीं पता है। अभी के लिए सियोक से बोलता भाई वो जो हॉस्पिटल था वो वाकई में सिक्योर है। सियोक से बोलता भाई तू टेंशन ना ले, मैंने प्रिपरेशन कर ली है, बिकॉज अगर कायोस हॉस्पिटल को ढूंढ लेता है तो वो डेफिनेटली उसे मेरे अगेंस्ट यूज करने वाला है, बिकॉज उसके अंदर मेरी वीकनेस है। भाई देख रहा हूँ इतनी इंपॉर्टेंट बात इसने उईचान को बताई है, इसका मतलब ये बंदा उईचान पर काफी ज्यादा ट्रस्ट करता है। अभी सियोक की बात सुनने के तो उईचान उससे बोलता है कि भाई अगर ऐसी बात है हमें सबसे पहले काय से निपटना चाहिए, तो एक काम कर तू निकल और इस जगह को मेरे ऊपर छोड़ दे। एंड ये सुनने सियोक जो करता है वो तुमने ना, मैंने ना, उईचान किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सियोक एक स्माइल करते हुए उईचान के ऊपर हाथ रखकर बोलता है कि भाई मुझे खुशी है कि उईचान तू यहाँ पर है। उईचान को देखकर साफ समझ में आ रहा है कि उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सियोक ये बोलेगा। खैर तो ये बोलने का सियोक वहाँ से निकल जाता है, देना मारते हैं अपने वही चर्च पे हाउंड डॉग्स के ऊपर, और उन्होंने इस टाइम पर सभी इन्फोर्सर्स की लाशें बिछा दी होती हैं वहाँ पर। वेल सभी नहीं, बिकॉज मेरी बेटी और जो लीडर था इनका वो वहाँ से एस्केप कर चुके होते हैं, और बस यही मुझे देखना था। तो खैर फाइनली मेरी बेटी सेफ है, जिस बात से डेड फेस बिल्कुल भी खुश नहीं है। वही और का वो अपने भाई की लाश उठाता है और वहाँ से लेकर जाने लगता है। डेड फेस आस्क कि भाई कहाँ जा रहा है, एंड इसे सियोक को मारने के लिए, सो प्लीज मेरा पीछा मत करना, बोलते हुए वहाँ से निकल लेता है। और अभी काय के पसीने छूटना शुरू हो गए बिकॉज ये जो मिशन था इसका इंचार्ज असल में काय ही था, जिसमें वो फेल हो गया है, जिस वजह से डेड फेस अपनी गन रिलोड करता और सीधा काय की कनपट्टी पे तान देता है। साले सियोक तो उससे ज्यादा इंटेलिजेंट निकला, जिस वजह से हम लोग टाइम पर रिग्रुप नहीं हो पाए। जो देख लेगा काय की पड़ी आती है वो एक्सप्लेन करने लगता है कि भाई ये सब उईचान की वजह से हुआ है, उसने हमें बिट्रे किया था। भाई डेड फेस भाई मुझे एक बात होता है, ऐसी चीज को मैं रखकर क्या करूंगा जो बेकार हो चुकी है। वो काय की बात कर रहा है, जिस वजह से काय के पसीने छूटने लगता है, वो उसको समझाने की ट्राई कर रहा होता है। बट तभी डेड फेस की गोली काय का मत्था चीरते हुए दूसरी तरफ निकल जाती है। ऐसा लग रहा होता है कि ऐसा ही हुआ है, बट असल में डेड फेस ने उसके गाल को टच करते हुए उसका कान चीरते हुए गोली चलाई है, और साला कान में कट लग गया, उसके बाद भी ऐसा खड़ा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। भाई जरा सा मेरे कान में लग भी जाती है मैं पड़क जाता हूँ। फिर तो अभी डेड फेस काय को एक लास्ट चांस और देता और बोलता है कि सियोक को मारने का कोई तरीका ढूंढ, और क्योंकि जान बचानी है सो ही एक्सेप्टेड। वही सियोक का सोच के इसका दिमाग खराब हो रहा होता है कि साले सियोक ने मुझे चैलेंज किया है तो अब उसको भुगतना पड़ेगा, अब पहले मुझे कुछ भी करना पड़े। बट वो
वो बंदा नहीं बचने वाला। देन इसके बाद यहीं से सीन शिफ्ट होता है चाइना टाउन पर, जहाँ पर हमारे लोंडे फाइनली पहुंच गए होते हैं। अभी वो लोग जैसे ब्लैक गोल्ड सोसाइटी के अंदर एंटर करते हैं, वहाँ पर मुझे सभी लोग देखकर उनको बातें बनाने लगते हैं। भाई सालों को अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है क्या जो यहाँ पर आ गए? तभी सियोक की नजर पड़ती है कुछ लोगों पर जो कि अपने ही गैंग मेंबर को मार रहे होते हैं, बिकॉज उसने इनसे कर्जा लिया था और अब भागने का ट्राई कर रहा था ताकि पे ना करना पड़े। और फिर क्या, साला पकड़ा गया। अभी ये बंदा अपने बॉस को बोल रहा होता है बस थोड़ा सा टाइम दे दो मैं पे कर दूंगा, बट उसको बॉस को अच्छे से पता है कि किसी से पैसा कैसे निकलवाना है। वो अपने एक बंदे से बोलता है कि इसको लेकर जाओ और बेच दे। भाई देख रहे हो वो भी लाइक भाई है तू क्या मुझे पैसा देगा, साले तुझसे तो मैं पैसा ऐसे कमाऊंगा। खैर तो इसके बाद वो लोग वहाँ से पकड़कर उसको लेकर चले जाते हैं और अब उसके साथ क्या होगा मुझे नहीं पता। अभी के लिए वो बंदा सियोक को देखता है और अभी हमें इसका नाम बताया जाता है। ये बंदा असल में ब्लैक गोल्ड सोसाइटी के ऑपरेशन का हेड है, गुएन गुक जंग। भाई अगर ये नाम इंग्लिश में होता तो ये गुएन ही आता, बट क्योंकि ये कोरियन नेम है तो वो गुएन नहीं बल्कि गुआन गुक जंग आएगा। तो खैर अभी सियोक को देखकर बोल रहा था हाँ तो भाई तुम जैसे बिग शॉट का यहाँ क्या काम हो गया भाई? सियोक से मुझे तेरी मम्मी चाहिए, आई मीन तेरे बॉस से मिलना है, तो उसे बता दे कि मुझे उससे प्राइवेट में कुछ बातें करनी है। जो सुनने का तो वो बंदा मना करता है भाई बॉस यहाँ पर नहीं है। भाई तुम्हें पता है ना अपना लूंडा यहाँ पर ना सुनने नहीं आया है। वो सीधा अपना नाइफ निकाल कर रेडी हो जाता है और बोलता कि रास्ते से जो देखने का वो बंदा और वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं सब की सब पागलों की तरह हंसना शुरू कर देते हैं। अभी वो बंदा तो बोल रहा था साढ़े तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे इलाके में ये सब हरकत करने की, तेरे पास 9 जिंदगियां हैं क्या? वो उसे बिल्ली बोल रहा है। वो लोगों का मानना होता है ना कि किड्स के पास 9 जिंदगियां होती हैं, बट ऐसा असल में कुछ भी नहीं है भाई, एक बार में किस्सा खत्म हो जाता है उनका। आगे वो सियोक से बोलता भाई तू ये दिख नहीं रही है मेरे बच्चे कितने हो गए यहाँ पर? ये वो जगह है जहाँ पर फियरलेस बंदे रहते हैं जिनके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। मैं तुझे एक आखिरी मौका दे रहा हूँ इसलिए समझदारी से पूछ ले यहाँ से। और तो ये बोलते वो सियोक की गर्दन पर कुल्हाड़ी भी रख देता है। साला खुद को गिटे किन समझ रहा है। वहीं सभी लोग पागलों की तरह चिल्लाना शुरू हो गए होते कि मार साले को, मार मार, जिंदा मत छोड़ना उसको। और अब क्योंकि पब्लिक भी चाहती है कि भाई मार, तो अपना लुंडा इतना बुरा तो नहीं है कि उनकी बात नहीं मानेगा, इसलिए वो वही करता है जो उन्होंने बोला। वो बड़े ही प्यार से बिना किसी फर्ज के उस बंदे को जमीन पर गिराता है और वो जमीन पर गिरे उससे पहले ही वो अपना नाइफ उसकी जो से लेकर उसके सर के आर पार निकाल देता है और बड़े ही प्यार से निन्नी करा दी साले को। देखा सब लोग बोल रहे थे मार मार, अपने लोंडे ने सुन ली ना उनकी बात। अभी अपना लोंडा उससे बोल रहा होता है मैंने बोल रहा था साढ़े रास्ते से, बट तेरे जैसे हरामखोरों के दिमाग में ये बात मारे बिना आती ही नहीं है। अभी हम देखते हैं कि अपने लीडर को मारा हुआ देखकर उसके जितने भी गैंग मेंबर होते हैं वो अपने वेपन लेकर सियोक के ऊपर चढ़ने जा रहे होते हैं, बट वो सियोक को टच भी कर पाए उससे पहले तरफ बिना किसी फर्ज के उन 4-5 को निपटा देते हैं। निपटाने का देवी लेक बेटा सियोक से दूर रहना, सियोक से दूर। हाँ खैर तो अभी मामला और ज्यादा आगे बढ़े उससे पहले उनकी बॉस भी वहाँ पर आ जाती है। स्मैश। खैर तो इनकी बॉस कौन है? अपनी वही सायोलिन द बेडी। एंड आई एम नॉट गोना लाई, ओह माय गॉड शी इज प्रीटी स्मैशेबल। नहीं भाई लुक एट हर, भूल जाओ सालो तुम लोग उसको। अब मेरे पास 3 बेडी हो चुकी है। खैर तो अभी मेरी बेटी सियोक से पूछती है कि हाँ तो भाई क्या अर्जेंट होगा जो तुझे मुझसे मिलने के लिए मेरे लोंडे ही मारना पड़ गए? वहीं सियोक उसके मन में चल रहा होता है कि बस यही तो चाहिए थी, एक इन्फॉर्मेंट जो फाइट को हिला दे और वो मिसिंग पीस जिसको मुझे काय को मारने के लिए जरूरत है। और हाँ अभी जो इसने इन्फॉर्मेंट बोला ना उसका मतलब होता है मुखबर, यानी इधर की उधर करने वाला। ऑफ कोर्स तुम्हें मालूम होना चाहिए, अगर तुम लोगों को मुखबरी के बारे में ही नहीं मालूम तुम कैसे इंसान हो यार। खैर तो अभी जो मेरी बेटी है मुझे थोड़ा इंप्रेस करने के लिए अपने लुक्स दिखा रही होती है एंड आई एम इम्प्रेस। अभी मेरी बेटी सभी लोगों को बोल देती कि किसी को भी अंदर मत आने देना एंड देवी लाइक अरे मैम ये सेफ नहीं हो सकता, उसके साथ आपको खतरा है। अबे साढ़े तू कर क्या लेगा उसका ये तो बता पहले। एंड मेरी इस बात पे शायो भी अग्री करती थी बेटा तू उसके सामने कुछ भी नहीं है। एनीवेज जितना बोला गया उतना कर, अभी उससे मैं डील करूंगी। देन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है इनके रूम में जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे होते हैं। यहाँ पर मेरी बेटी इस टाइम पर मेरे साथ फ्लर्ट करने का ट्राई कर रही होती है। खबरदार किसी ने भी बोला कि वो सियोक को करने का ट्राई कर रही है। अभी शायो आज बता किससे आना हुआ? मैंने सुना कि तुझे मुझे देखना था। सियोक से मैं चाहता हूँ तुम लोग मुझे ज्वाइन कर लो। शायो आज भाई तुझे हमारे जैसी एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन से आखिर चाहिए क्या? बट अपने लोंडे का ध्यान इस टाइम पर शायो पर नहीं है और ना ही वो उससे बात कर रहा है। वो इस टाइम पर ये बात जिससे बोल रहा है वो पर्दे के पीछे रूम की दूसरी तरफ बैठा हुआ है, द हेड ऑफ द व्हाइट गोल्ड ऑर्डर बेशियन लिन। वो बंदा भी ये देखकर काफी इंप्रेस है कि सियोक ने उसको सेंस कर लिया। वहीं शायो उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर सियोक क्या बात कर रहा है, बिकॉज उसे तो ये लग रहा होता है कि यहाँ पर सियोक और वो और कोई नहीं। बट अभी वो शायो को कुछ एक्सप्लेन नहीं करता बल्कि वो हमें एक्सप्लेन करता है कि आखिर ये ब्लैक गोल्ड ऑर्डर है क्या। सियोक हमें बताता है कि द ब्लैक गोल्ड ऑर्डर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया भर के अनगिनत विदेशी चाइनीज सिंडिकेट्स को ऑपरेट करती है, इंक्लूड ब्लैक गोल्ड सोसाइटी। और तो साथ ही वो टॉप 5 पावर्स में आते हैं जो कि काउंसिल और नेविल फैमिली का सपोर्ट करती है। और सियोक यहाँ पर जो व्हाइट गोल्ड ऑर्डर का हेड है बेशियन लिन यहाँ पर उसी से मिलने के लिए आया है, बिकॉज उसने सुना था कि वो अंदर साल में 1-2 बार खोर ये आता जाता रहता है अपनी बेटी को मिलने के लिए और बस सियोक के पास ये एक ही मौका था उससे मिलने का। अभी जो सियोक ने बात बोली थी ना कि मुझे ज्वाइन कर लो, बेशियन लिन उसी बात का रिप्लाई करते हुए बोलता है कि भाई ये तो कोई सेंस नहीं बना रहा, बिकॉज अक्सर जो वीक साइड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग साइड्स को ज्वाइन करती हैं, ना कि स्ट्रॉन्ग साइड वीक साइड को ज्वाइन करे। और तो तुझे मालूम ही होगा कि हमारी जो टर्म्स है नेविली फैमिली के साथ काफी अच्छी चल रही है। एंड अपनी बाप की आवाज सुनकर शायो भी शॉक्ड हो जाती है। इससे समझ में आ रहा है कि उसको पता नहीं था कि उसका बाप
साहब उसके पीछे ही बैठा हुआ है। और अभी उसने बोला ना कि नेविल फैमिली के साथ हमारे रिश्ते अच्छे खासे चल रहे हैं। सियोक अपने मन में बोल रहा होता है मैं भी पेपर्स पे चल रहे हूँ, बट ये बंदा असल में सबसे ज्यादा जिससे अलर्ट होता है वो नेविल फैमिली ही है। इसीलिए सियोक अगेंस्ट की ज्वाइन मी, अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारी विश को पूरा कर दूंगा। कौन सी विश वो तुम्हें पता चल जाएगी। अभी ये सुनने शायो बोलती है भाई पागल मत बन, तुझे पता भी है तू क्या कह रहा है। जिसका रिप्लाई सियोक मुंह से तो नहीं बट अपने मन से देता है कि उसे रीजन पता है द व्हाइट गोल्ड ऑर्डर न्यूट्रल क्यों रहता है। देखो न्यूट्रल का मतलब बीच में रहना, छिप कर रहना या चुपचाप रहना होता है। लाइक दो पार्टीज के बीच में बहसबाजी चल रही है और जो तीसरी वाली पार्टी है वो चुपचाप बैठी हुई है शांत, कि भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हम तो यहाँ पर है भी नहीं। यानी कि एक तरीके से वो किसी की भी साइड नहीं लेती है और बस इसी चीज का फायदा सियोक उठाने यहाँ पर आया है। उसे पता है कि इसने अभी तक किसी का भी साइड नहीं लिया है, इसीलिए वो उसको मनाने के लिए थोड़ा एक्सप्लेन करना शुरू करता है कि जो काउंसिल है वो करप्ट हो गई है और जो नेविल फैमिली है वो एक थ्रेड बन गई है और यही रीजन है कि तुम उन्हें नहीं चुन पा रहे हो और न्यूट्रल रह रहे हो। जो सुनने के शायो भी काफी इंप्रेस होती है कि भाई ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है कि जो नेविल फैमिली है वो काउंसिल और साथ ही जो ऑल 5 मेजर फंक्शन है उन्हें एलिमिनेट करने का प्लान बना रही है। और ये बात इनके अलावा अभी तक किसी को भी नहीं पता है। वो समझ जाती कि ये बात जरूर सियोक को उचान ने ही बताई होगी। एंड वैसे तो ये लोग काउंसिल के ऊपर डिपेंड होते, बट अब जो काउंसिल भी करप्ट हो गई तो ये उन पर भी नहीं रह सकते और बस यही रीजन है कि इसका जो बाप है वो न्यूट्रल रह रहा है, यानी सबसे अलग। बिकॉज इस टाइम पर नेविल फैमिली को रोकने का कोई तरीका इनके पास है ही नहीं। खैर तो अब जो इसका बाप है वो फाइनली बाहर आता है और ये है द व्हाइट गोल्ड ऑर्डर का लीडर बेशियन लेन। एंड गाइस मैं तुम्हें बस एक बात बताना चाहूंगा कि जब मैं ये चैप्टर पढ़ रहा था और ये पैनल आया जस्ट फॉर फन मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया एंड एआई से इसके फेस पे से दाढ़ी मूछा हटाने को बोला एंड रिजल्ट भाई कुछ ये निकल कर आया। तो भी उन्हें भाई ये बंदा अपने प्राइम में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट था। खैर तो अभी जो बेशियन लेन है वो सियोक के सामने आकर बैठता है एंड आज बता तुझे क्या चाहिए, और बस ये बोलते ही पूरे कमरे में अंधेरा छाया शाय हो गया। बस यही दो है आमने सामने। मुझे लग रहा था कि बस ये हमें ऐसे ही दिखाया जा रहा है, बट ये जो चीज है अपना लोंडा भी देख रहा होता वो भी शौक नहीं देखकर भाई क्या है यार ये बुड्ढा डोमेन यूज कर सकता है। देखो गाइस इसको मैं डोमेन ही बोलने वाला हूँ अभी के लिए, बिकॉज ये देखने का सियोक क्या बोलता है वो सुनना तो कि ये जो अंधेरा छाया ये बुड्ढे की वॉइस की वजह से छाया है एंड ये एक तरीके की टेक्निक है जिसके बारे में अपने लोंडे ने पहले सुन रखा है एंड इस टेक्निक का नाम है इंट्रोगेशन टेक्निक, जो कि इस बुड्ढे की टेक्निक है जिसमें बस कुछ ही वर्ड्स का यूज करके ये बुड्ढा किसी से भी इन्फॉर्मेशन निकलवा सकता है। एंड ये है वो स्किल टॉप क्लास इंटेल ब्रोकर की, यानी कि ये बुड्ढा और ये जो इंटेल ब्रोकर है ना इंटेल दल्ला परफेक्ट सबसे बेस्ट। देखो इंटेल ब्रोकर होता है वो बंदा जो खुफिया जानकारी निकालता हो। खैर तो अभी अपने लोंडा समझ जाते कि ये जो बुड्ढा है हर चीज को पकड़ने में एक्सपर्ट है, तो इसके सामने अगर वो जरा सी भी गलती करता है तो खेल खाता, फिर ना आने वाला वो इसकी साइड पर। अभी वो बुड्ढा अपने कोल्ड आवाज में सियोक से पूछता है कि बता तेरे पीछे कौन है। ही सेज तेरी मम्मी, आई मीन कोई नहीं। एंड ये बोलते हुए हमें सियोक के पीछे एक व्हाइट लाइट दिखाई जाती है जिसका मतलब सियोक सही बोल रहा है। देखो ये देखकर मुझे इस टेक्निक की एक बात तो समझ में आ गई है कि जैसे जैसे बंदा सच बोलता जाएगा ये अंधेरा गायब होता जाएगा और रोशनी आ जाएगी, और अगर वो झूठ बोलता है तो बस अंधेरा ही रहेगा। आगे ही आज कि भाई अगर तेरे पीछे कोई नहीं है तो बता मैं तेरे साथ क्यों काम करूं। अपना लोंडा बिना हिचकिचाए बोलता है बिकॉज ये सबसे परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ मैं ही वो बंदा हूँ जो तुझे वो दे सकता जो तुझे चाहिए। जो सुनने का ये बुड्ढा अपनी और भी कोल्डेस्ट आवाज में बोलता है कि बेवकूफ मत बन। एंड बस इस आवाज से वहां पर बारिश होना शुरू हो जाती, बाढ़ आ जाती। ब्रो व्हाट द हेक, व्हाट काइंड ऑफ डोमेन इज दिस ब्रो। भाई मुझे अच्छे से मालूम है मैं बस एक नॉर्मल सी अंडरवर्ल्ड की मान में पढ़ रहा हूँ, बट ये क्या देखने को मिल रहा है डोमेन खोला जा रहा है भाई यहाँ पर। तो भाई सियोक वो समझ गया कि भाई अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब कुछ बस यही डिसाइड करता रहेगा और पूरा मामला उसकी तरफ चला जाएगा और सियोक के हत्ते कुछ नहीं लगने वाला। इसीलिए उसका अटेंशन ग्रैब करने के लिए सियोक उसको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता है और उसी के लिए सियोक यहाँ पर आया भी है। एंड वो बात क्या है, द बैटल ऑफ सक्सेशन, यानी कि जो काउंसिल है उसके अंदर सक्सेशन की वॉर चल रही है जिसमें कई सारे कैंडिडेट्स है जो कि एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं नेक्स्ट लीडर बनने के लिए काउंसिल का। और तो जो 5 ग्रेट फंक्शंस हैं उन सभी ने ऑलरेडी अपने कैंडिडेट्स चुन लिए और वो सब के सब एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं ताकि उनका कैंडिडेट ही अगला सक्सेसर बने। एंड एड़ी चोटी का जोर से तुम समझ गए होगे पैसा। खैर तो बस यही एक बुड्ढा है व्हाइट गोल्ड ऑर्डर का लीडर जिसने अभी तक कोई भी कैंडिडेट नहीं चुना है और यही रीजन है कि सियोक यहाँ पर आया, बिकॉज अगर वो सियोक को सिलेक्ट कर लेता है एज अ कैंडिडेट और अगर सियोक सक्सेसर बन गया तो फिर वो इजीली नेविल फैमिली को खत्म कर देगा। यानी इजीली तो नहीं, इजीली तो बस मैं बोल रहा हूँ। और बस फिर क्या सियोक यही सारी बातें जो उस बुड्ढे को समझाने लगता है कि भाई अगर मैं सक्सेसर बन गया तो मैं करप्ट काउंसिल को रिफॉर्म कर दूंगा एंड डिस्ट्रॉय कर दूंगा नेविल फैमिली को। ऑल्सो मैं एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करूंगा जहाँ पर मेरी फैमिली सेफली रह सके। एंड ब्रो व्हाट द हेल, बाढ़ आ गई, ये लोग ऊपर तैर रहे हैं भाई, क्या चल रहा है यहाँ पर। भाई इस टाइम पर नो लॉजिक एक्सेप्टिंग बेस्ट ऑप्शन है। अभी ये बुड्ढा उससे बोल रहा होता है अच्छा तू चाहता है कि मैं सारे कैंडिडेट्स को इग्नोर कर तो ये सपोर्ट करूं, और चल मैंने तो ये सपोर्ट कर भी दिया तो मुझे बताएगा कि आखिर तू सक्सेशन का कैंडिडेट बनेगा कैसे। सक्सेस में नेविल फैमिली के सभी हाउंड डॉग्स को मार दूंगा और ये फर्स्ट टाइम होगा जब नेविल फैमिली हार का मजा चखेगी और जब सबको रियलाइज होगा कि मेरे पीछे व्हाइट गोल्ड ऑर्डर है तो उन्हें मुझ पर गौर करना होगा। और बस यही तरीका जिससे एल्डर जॉन को वो जस्टिफिकेशन मिलेगा जिसकी उन्हें जरूरत है रेवोल्यूशनरीज को मनाने के लिए, जो करप्ट काउंसिल से बिल्कुल भी खुश नहीं है। देखो रेवोल्यूशनरीज का मतलब होता है क्रांतिकारी। यहाँ पर सियोक ये कहना चाह रहा है कि अगर ये बुड्ढा उसको अपना कैंडिडेट बना लेता है तो जो रेवोल्यूशनरीज है जो
जो कि काउंसिल से बिल्कुल भी खुश नहीं है, यानी करप्ट काउंसिल से। एल्डर जॉन उनको जाकर समझाएंगे कि भाई ये जो बंदा सीईओ के, ये एक बहुत अच्छा बंदा है, अगर ये लीडर बन गया काउंसिल का तो ये काउंसिल में से करप्शन पूरी तरीके से खत्म कर देगा। इसलिए अभी सीईओ उस बुड्ढे से बोल रहा होता है कि कैसे भी करके रेवोल्यूशनरीज को फोर्स करो मुझे चूज करने के लिए एज अ सक्सेसर, और जब सही टाइम आएगा तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुमने सही बंदे को सपोर्ट करा था। ये बोलते पानी इन दोनों के सर के ऊपर चला जाता है और ये दोनों पानी के नीचे डूब जाते हैं। पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पर, बट अब सीईओ के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। अब वो होप लगा सकता है इस बुड्ढे से। एंड इस टाइम पर हमें सीईओ बताता है कि आखिर रेवोल्यूशनरीज हैं कौन। ये असल में एक सीक्रेट ग्रुप है जो कि काउंसिल के अंदर रहेगा एंड ट्राई कर रहा है कि कैसे भी करके काउंसिल में से करप्शन हटाई जा सके। एंड अभी उन रेवोल्यूशनरीज में से हमें 5 लोगों को दिखाया जाता है जिनमें से हम 4 को ऑलरेडी जानते हैं। और मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने बस अभी नोटिस किया है कि रेवोल्यूशनरीज के बारे में असल में हमें सीईओ नहीं बल्कि नरेटर बता रहे हैं। और अभी ये बुड्ढा सोच रहा होता है कि जैसा कि सीईओ बोल रहा है ये काम कर सकता है, यानी काउंसिल में से करप्शन हटाई जा सकती है। और क्योंकि एल्डर जॉन सीईओ का साथ दे रहे हैं तो इन्हें समझ में आ गया है कि एल्डर जॉन और सीईओ का रिश्ता कितना मजबूत है। तो यार सीईओ जो चाहता था ये बुड्ढा मान गया है, और अब क्योंकि ये बुड्ढा मान गया है तो जो डोमेन है वो भी गायब हो जाता है। और वहीं अपनी शायो बेचारे को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इन दोनों को हो क्या रिया है। वहीं आप अपने सीईओ को देखते जो कि बिल्कुल शांत है, डिपेंड बुड्ढे के जवाब के ऊपर। एंड बुड्ढा आंसर करता है कि भाई मैंने तो ये बोल दिया बिकॉज तू काफी कॉन्फिडेंस में था, बट तू इन सब चीजों की गारंटी नहीं दे सकता कि ये सब होगा। देन सीईओ भी काफी जेन्युइनली आंसर करता है कि भाई गारंटी तो हमारी जिंदगी की भी नहीं है कि भाई आज हम जिंदा है तो कल भी रहेंगे। जो सुनने का ये बुड्ढा भी स्माइल करते हुए बोलता है भाई अगर ऐसी बात है तो मैं भी क्यूरियस हूँ कि आखिर क्या होने वाला है। और हाँ, क्योंकि तेरी ब्लड लाइन सर्वाइव कर पाए इसलिए मैं नेविल फैमिली को कोई भी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन नहीं रिवील करूंगा। तो यार सीईओ को जो चाहिए था वो हो गया, और तो अपना सीईओ के थोड़ा और सपोर्ट के लिए बोलता, बट ये उसको सही टाइम नहीं लगा बोलने के लिए। आगे बुड्ढा सीईओ से बोलता है कि भाई अगर तो इवान के कोरिया में इंटर होने से पहले हाउंडॉक्स को एलिमिनेट कर देता है तो फिर हमारे प्लान के सक्सेस होने के चांस थोड़े और ज्यादा बढ़ जाएंगे। एंड आगे की बात भी हम तभी करेंगे। जो सुनते शायोट खड़ी होती है मना करने के लिए भाई ये सही नहीं है बिकॉज ये लोग नेविली फैमिली के अगेंस्ट जा रहे हैं, बट अब क्योंकि 2 बड़ों के बीच में बात हो गई है तो बच्चों का कोई काम नहीं। और जो उन्होंने हाउंडॉक्स को मारने का ऑफर किया है सीईओ अपना उसको एक्सेप्ट कर लेता है, जिस वजह से बुड्ढा पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता है कि भाई मानना पड़ेगा दम तो है तेरे अंदर। ये बोलते हुए वो उसको एक लेटर थमा देता है कि इसके थ्रू तू काई तक पहुंच सकता और इसके बिना तू खुद से काई को कभी नहीं ढूंढ पाएगा। एंड ये बस इसलिए ताकि तू अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाए, और तो क्योंकि तू मुझसे मिलने के लिए काफी दूर से आया तो मुझे लगा ये सही होगा तुझे देना। ये बोलते बुड्ढा वहां से जाने लगता, बट वो जाने से पहले सीईओ से बोलता है कि जो कुछ भी पहले हुआ था उसे भूल जा। मैंने सुना था कि इसकी शुरुआत उन्होंने खुद नहीं की थी, इसलिए उन्हें वो मिला जो वो डिजर्व करते थे। बुड्ढा असल में उस बारे में बात कर रहा है वो जो आते साथ ही 4-5 लोगों को निपटाया है ना उसकी। एंड इस टाइम पर सीईओ काफी इंप्रेस होता है बुड्ढे से बिकॉज उसने तो ये सोचा था कि यहाँ से ये खाली आ जाएगा, बट बुड्ढे ने वो कर दिया जो उसने सोचा भी नहीं था। उसका ऑफर भी एक्सेप्ट कर लिया और साथ ही काय की लोकेशन भी दे दी उसे, बट उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बुड्ढा उसकी तरफ आ कैसे गया। वेल कैसे आ गया वो तुम्हें अभी पता चलेगा। अभी के लिए हम शाय और उसके बाप पर आते हैं। देखो मैं जो बुड्ढा बुड्ढा करके बोल रहा था वो बस मेरा मन कर रहा था बोलने का। कह अभी शायद समझा रही होती है अपने बाप को कि भाई अगर हमने उसका साथ दिया तो हम मारे जाएंगे। एंड ये भी लाइक भाई अगर ऐसी बात है तो हम कुछ करके ही मरेंगे यार। एंड वैसे भी टेंशन न ले, मैंने अभी तक उससे प्रॉमिस नहीं किया है। और तो शायो के फादर उसको एक्नॉलेज भी करते हैं कि भाई मेरे सामने होने के बाद भी लौंडा जरा सा भी नहीं हिचकिचाया, जिसका मतलब उसका इरादा पक्का है और इतना काफी है उसका हमारी फैमिली में आने के लिए। वेल इसका क्या मतलब है मैं तुम्हें समझाता हूँ। इसका मतलब ये बुड्ढा शायो के रिश्ते की बात चलाएगा अपने सीईओ से, और इसीलिए ये सुनते ही शायो ब्लश करने लगती है। वहीं बुड्ढा वो सीईओ से काफी इंप्रेस है कि भाई लोंडे में दम तो था। फिर इसके बाद हम वापस आते हैं सीईओ पर जो कि उस लेटर को देख रहा होता है। देन हम आते हैं काय पर जिसने फाइनली उस हॉस्पिटल को ढूंढ लिया होता है जिसके अंदर सीईओ की वाइफ या उसका बच्चा है। हाँ मुन्ना मुझे मिल गई तेरी कमजोरी, अब तो तू न बचने वाला। वही अपना लोंडा भी काफी खुश है कि बेटा काय तू तो गया आज मेरा। तो अभी हम अगेन काय पर आते हैं जो कि इस टाइम पर यही सोच रहा होता है कि भाई कुछ तो सस्पिशियस है कि ये हॉस्पिटल अंडरग्राउंड था, और तो साथ ही इसकी सिक्योरिटी भी काफी टाइट है, यानी कि वहाँ कुछ तो ऐसा है जिसे सीईओ प्रोटेक्ट कर रहा है। एंड इसी वजह से उसे बहुत जल्द रियलाइज हो जाता है कि जरूर सीईओ की फैमिली सर्वाइव कर गई है, और वो जो उसने फ्यूनरल करवाया था वो जरूर फेक होगा ताकि वो जो कुछ भी करेगा उसका जो आउटकम है उसकी फैमिली पर ना आए। और अगर ऐसा है मुन्ना फिर तो तुझे खत्म करना और आसान हो जाएगा। फिर तो इसी वजह से इसने उस जगह की लोकेशन डेट फेस को भी बता दी होती है। एंड इस टाइम पर डेट फेस वहीं पर है जिसने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को निन्नी करा दी होती है। वहीं काय वो उसे बता रहा होता है कि एक बार हमने सीईओ की फैमिली को होस्टेज बना दिया तो फिर तो सीईओ को मारना बच्चों का खेल हो जाएगा। जो सुनकर डेट फेस भी खुश की ये हुई ना डटी फाइट, अब आएगा असली मजा। वहीं हम आते हैं मंशू पर जिसको इस टाइम पर बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा होता है। वेल अच्छा फील हो भी कैसे सकता है बिकॉज डेट फेस नीचे जो आ रहा है। अभी मंशू सबको साइड करता हो कहीं तो जा रहा होता है। एंड हम सामने के पैनल में देख पा रहे होते हैं कि डेट फेस भी वहीं पर आ रहा है। अभी हम देखते हैं कि मंशू वहाँ पर गेट खोलने के लिए पहुंच रहा होता है और डेट फेस भी। एंड जैसे ही गेट खुलता है बंदा सीधा बंदूक तान देता है। सो इसी के साथ मंशू और सीईओ की फैमिली पकड़ी गई। ऐसा तुम लोगों को लग रहा होगा बट असल में दोनों ने अलग अलग गेट खोले। हम देखते हैं डेट फेस ने जिस रूम का गेट खोला है वो अंदर से पूरा खाली है। वहीं मंशू उसने जो गेट खोला है वहाँ पर कोई नहीं है। एंड उसके थ्रू हमें पता चलता है कि असल में ये
लोग बहुत पहले यहाँ पर शिफ्ट हो गए थे, यानी कि डेट फेस तो सही जगह पर गया है, बट सियोक के कहने पे इन लोगों ने वो जगह पहले ही खाली कर दी थी, अब ये दूसरी जगह पर है। तो अब फटे में किसकी आएगी, काय की। ये काय को सुनाने लगता है कि साले मुझे यकीन नहीं आ रहा तूने फिर से गलती कर दी, मैंने तुझे बोला था ना ये तेरा आखिरी चांस है, तो अब मैं तुझ पे और भरोसा नहीं कर सकता काय। एंड ये बोलते हम देखते हैं कि वहाँ पर स्पाइडरमैन आ गया। ब्रो हाउ डिड यू डू दैट, दिस इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल ब्रो। अभी हम देख रहे होते हैं कि डेट फेस के ऊपर इस टाइम पर और कोई नहीं बल्कि उईचान होता है, जो कि मौके का फायदा उठाते ही सीधा डेट फेस के ऊपर कूद पड़ता है, जो देखकर डेट फेस उसके ऊपर एम मिलाने का ट्राई करता है, बट उईचान इस बार पूरी तैयारी कर आया है। डेट फेस फायरिंग कर पाता उससे पहले उईचान उसकी दोनों गन्स को गिरा देता है, देन घूमते हुए डेट फेस के ऊपर एक गंदी वाली लात मारता है और उड़ा देता है डेट फेस को। एंड इसी मोमेंट पे हमें बताया जाता है कि आखिर ये लोग ये वाली जगह छोड़कर दूसरी जगह पर क्यों गए और उईचान यहाँ पर क्या कर रहा है। अभी हमें उस वक्त का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब सियोक ने उईचान से बोला था कि मुझे खुशी है कि तू यहाँ पर है। एंड यहाँ पर अब हमें इनके आगे की कन्वर्सेशन बताई जाती है, जहाँ पर उईचान ने बोला होता है कि भाई तू जा मैं इस जगह को संभाल लूंगा। सियोक उससे बोलता है कि नहीं तेरे लिए मेरे पास कुछ और काम है। उईचान आस्क भाई अगर ऐसी बात है तो फिर इस जगह को कौन प्रोटेक्ट करेगा, हम इसको मंशो पर तो नहीं छोड़ सकते। देन सियोक जो बोलता है उस पर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है। सियोक उसे बोलता है कि टेंशन ना ले, वो बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग है, इवन कुछ मामलों में तो वो हमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो सुनने के उईचान भी भाई मजाक कर रहा है क्या तू। उईचान तो अपने मन में उसके ऊपर शक कर रहा होता है कि भाई हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, बट अब क्योंकि सियोक ने बोल दिया होता है तो उसके पास और कोई ऑप्शन होता भी नहीं है, और जो प्लान उसने उईचान को दिया उईचान को उसी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। एंड वो प्लान क्या है, फिर से मौत का सामना करना, यानी डेट फेस से भिड़ना। अभी डेट फेस हंसते हुए बोल रहा होता है अच्छा तो ये ट्रैप था, लेकिन वो क्या है ना मैं तुझसे बहुत ज्यादा थक गया हूँ, साला तू मुझसे चुपका रहता है, दूर हटना। उईचान मुझसे बोलता भाई उस दिन तो तूने मुझे सरप्राइज ही कर दिया था यार, मुझे नहीं पता था कि तेरे पास कोई ऐसा रूप भी होगा। वो डेट फेस एकदम से पागल हो गया था ना, तो उस बारे में बात कर रहा है आगे। फेस वैसे इससे मैं भी सिंपैथाइज कर सकता हूँ, बिकॉज हर किसी के पास एक ऐसा साइड होता है जिसे वो दूसरों को दिखाना नहीं चाहता, एंड मैं भी वैसा ही हूँ। बट मुझे एक बात बता, उस दिन तो मुझे छोड़कर क्यों चला गया था, जबकि हम तो थोड़े और मजे कर सकते थे वहाँ पर। देन हम वापस आते हैं सियोक पर, जो कि इस टाइम पर सोच रहा होता है कि देखकर लग रहा है हमने डेट फेस को अपने ट्रैप में फंसा लिया है, तो अब टाइम आ गया है कि अब मैं भी अपनी चाल चल ही दूं। वेल कौन सी चाल, अब अपना लोंडा जाने वाला है हाउंड डॉग्स को एलिमिनेट करने के लिए, वो भी एक साथ में भी। अब हमें 1v3 है 1v2 या 1v4 ऐसा कुछ देखने को मिल जाए। वेल मैं पर्सनली चाहता हूँ कि ऐसा हो, बिकॉज इससे हमें और सियोक को जानने का मौका मिलेगा कि आखिर वो कितना स्ट्रॉन्ग है। एंड देन जब वो इवान से भिड़ेगा तब हमें इवान को जानने का मौका मिलेगा कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद हम काय पर आते हैं, जो कि इस टाइम पर ये बोल रहा होता है कि भाई मुझे लगा था कि जरूर ये कोई ट्रैप हो सकता है, और बस इसी रीजन की वजह से इसने एक और प्रिपरेशन कर रखी हुई है। काय बता रहा होता है कि उसने थोड़ी और छानबीन करी थी एंड उसे एक और सस्पिशियस लोकेशन मिल गई। एंड मुझे लग रहा है भाई इस टाइम पर काय को वाकई में ओरिजिनल लोकेशन मिल गई है। काय बोल रहा होता है कि भाई हम उस टाइम पर हारे थे बिकॉज उईचान ने हमें बिट्रे कर दिया, बट इस टाइम ना हारने वाला मैं, और तो इस टाइम जिस जगह पर मैं हूँ उस जगह को तू कभी नहीं ढूंढ पाने वाला। वेल काय किस जगह पर है मुझे नहीं पता, और अब काय क्या करने वाला है, वो अकाजा को वहाँ पर भेजने वाला है। और तो काय इस टाइम पर काफी खुश हो रहा होता है कि भाई एक बार मैं तेरी वीकनेस तक पहुंच जाऊं तो ये तड़पा कर मारूंगा, इतनी आसानी से तो मौत नहीं दूंगा लेकिन तुझे, और तो अगर तू मुझे ढूंढने को भी आता है तो नहीं ढूंढ पाएगा, बिकॉज इस फोर्ट्रेस का एक्सेस सिर्फ मेरे पास है, सिर्फ मेरे पास। तभी काय को अपने पीछे से गेट खुलने की आवाज आती है। आस्क अकाजा तू है क्या वहाँ पर? अरे ना मुन्ना ना, जिस फोर्ट्रेस का एक्सेस सिर्फ तुम्हारे पास था ना, उस फोर्ट्रेस में इस टाइम पर 3 हरामखोर आ चुके हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि ट्रिपल्स आ गए। साथ ही वो जहाँ पर जाते बकलोली करते हुए जाते तो बकलोली करते ही आए होते हैं। यहाँ पर एक बोल रहा होता अबे यहाँ पर तो धूल ही धूल है, कहाँ पर आ गया? सेकंड से अबे साले बेसमेंट है इसीलिए यहाँ पर धूल होगी। एंड वैसे देखकर तो ये बिल्कुल अपनी जगह की याद दिला रही है यार। तीसरा वाला से साले क्या बकवास कर रहा है। अब तो सियोक ने अपने लिए 700 स्क्वायर फीट अपार्टमेंट का इंतजाम कर दिया रहने के लिए। अरे हाँ अगर ऐसी बात है तो फिर तो हमें जल्दी जल्दी काम निपटा कर निकलना चाहिए घर को, है ना? वैसे भी घर जैसी जगह और कहाँ, बस एक बार घर पहुंच जाओ बड़ा सुकून मिलेगा। और वैसे भी सियोक ने प्रॉमिस भी किया है कि ये काम खत्म करने के बाद वो हमें एक वॉशिंग मशीन भी देगा। अबे नहीं यार क्या बात कर रहा, वॉशिंग मशीन देगा सच में? अगर ऐसी बात है तो फिर तो हमें ये काम जल्दी जल्दी खत्म करना चाहिए। तो फाइनली अब जाकर नंबर 3 को वॉशिंग मशीन मिलेगी। अगर तुम लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें याद होगा कि नंबर 3 ने कहा था कि वो हाथों से कपड़े धो कर थक गया तो प्लीज वॉशिंग मशीन दे दो। एंड ये जहाँ तक मुझे याद है इसमें 2nd या 3rd चैप्टर के अंदर बोला था, और अब पूरे 31 चैप्टर बाद बेचारे को वॉशिंग मशीन मिलेगी, यानी उम्मीद जागी। ये मिली नहीं है, इस वजह से सियोक ने बोल दिया तो मिल ही जाएगी। खैर तो अभी नंबर 1 इनको शांत कराते हुए बोलता है कि बेटा हमें हमारा टारगेट मिल गया है तो रेडी हो जाओ। वही काय के वजीर छुड़ रहे होते कि भाई ट्रिपल्स यहाँ पर कैसे आ गए। नंबर 1 काय के सामने आकर खड़ा होकर बोलता है अच्छा तो तू है ना जो सोचता है कि वो सियोक की फैमिली के लिए खतरा बन सकता है। बेटा एक बात बता दूं, उसकी फैमिली मतलब हमारी फैमिली, जिसका मतलब कि तू हमारी फैमिली के लिए खतरा है। काय भी लग क्या बात कर रहे हो यार, क्या मतलब है तुम्हारा? इसे हमारी फैमिली के खतरे के लिए बस एक ही सजा है और वो है मौत, तो अब इसे एक्सेप्ट कर ले। और जो कोई भी फैमिली
फैमिली की वैल्यू को नहीं समझता, वो सिर्फ मौत ही डिजर्व करता है। जो सुनते ही काय की आग के बढ़ आती है, साला ये लोग यहाँ अंदर कैसे आ गए। सिर्फ एक ही शख्स को इस जगह का पता था, वो थी ब्लैक गोल्ड सोसाइटी। क्या मतलब उन्होंने भी हमें बिट्रे कर दिया। साले आस्तीन के सांप सी हो, कुछ भी हो जाए मैं तुझे मार कर रहूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं साले आराम को। अभी ये बंदा बस ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी नंबर 1 उसमें थप्पड़ मार देता है, चल निकल बेटा, तू इस जगह से जिंदा बाहर नहीं जाने वाला। और तुम जरा काय की शक्ल देखो, ब्रो हैज लॉस्ट ऑल होप। भाई नंबर 2 और नंबर 3, हाँ बेटा जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम तुझे, यहीं पर दफनाएंगे अब तो। भाई जैसे ये स्टोरी आगे बढ़ती यार, ये तीनों मुझे बहुत पसंद आने लगे। खैर तो अब आगे क्या होने वाला है काय के साथ, वैसे तो मैं उसको इस पार्ट में कवर करना चाहता था, बट अब मैं उसको नेक्स्ट पार्ट में ही कवर करूंगा, बिकॉज मैं हर बार सिर्फ 3 चैप्टर ही कवर करता हूँ, और जो आगे के चैप्टर अनलॉक है वो सिर्फ 2 हैं। तीसरा चैप्टर फ्राइडे को आएगा, और अगर मैं इस वीडियो में एक और चैप्टर कवर कर देता हूँ तो फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे 2 फ्राइडे तक वेट करना पड़ जाएगा, और तुम्हें भी। इसलिए हमें अभी के लिए ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, और अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो वाकई में डेविल रिटर्न टू हाई स्कूल ही होने वाला है। एंड इस बार 7, 8 या 9, 10 चैप्टर कवर करने का मैं सोच रहा हूँ, देखते हैं कितने करता हूँ, लेकिन फिक्र मत करो 40 मिनट से ऊपर ही होगी। तो फिर अब मैं तुमसे मिलता हूँ सीधा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, हाइप के ऑप्शन पे क्लिक करे बिना भग मत जाना।